नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके का ये सियासी ड्रामा चल रहा है, राजनीतिक नाटक चल रहा है, वो अभी चालू ही है। उसका सीन एक जो है वो शिफ्ट हो गया है गुवाहाटी में। एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी पहुंचे हैं और वहां से उनके शिवसेना की नेताओं से बातचीत भी हो रही है। बातचीत अभी कुछ समय तक और भी चलेगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये उसकी ओर इशारा हम आज इस वीडियो में करेंगे। हमको आपको सबको लग रहा है कि ये जो बगावत हुई है, परसों रात से ये जो बगावत शुरू हुई है शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसके बाद महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है गठबंधन की, वो उसके दिन पूरे हो गए हैं, वो गिरने वाली है। उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, पहली बार और जीवन में आखिरी बार मुख्यमंत्री बनने का ये इरादा था, सौभाग्य था, वो खत्म हो चुका है। मामला केवल इतना नहीं है। एक बात तो ये हुई है कि शिवसेना के इन विधायकों ने संजय राउत का वो बहुत बड़ा झूठ और उद्धव ठाकरे का जिसकी सहमति थी, जो 2.5 साल से लगातार बोला जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को और खास तौर पर उद्धव ठाकरे को ये आश्वासन दिया था, ये वचन दिया था कि चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनाया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। बीजेपी ने कभी ऐसा वादा किया ही नहीं। ये शिव सैनिक बोल रहे हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि संजय राउत ने झूठ बोला, उद्धव ठाकरे ने अपने महत्वाकांक्षाओं में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, सेक्युलरिज्म का रास्ता अपना लिया, जो उनके पिता ने जिसको पूरे जीवन विरोध किया। वो सब बातें अपनी जगह हैं, आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है और ऐसा कल से हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मेरी भी यही सोच थी कल तक कि उद्धव ठाकरे उसको बचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए संदेश वाहक भेजने की कोशिश की, भेजा भी गया, फ़ोन से बातचीत भी हुई, ये सब कोशिशें भी हो रही है। उनको मालूम है कि उनकी सरकार जा चुकी है, सरकार जा चुकी है। आप उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मानिए कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्रीजनों के परिचयों में ये लिखा था, वो हटा दिया है। महाराष्ट्र सरकार जो लिखा था बायो में, वो हटा दिया है। विधायक दल के पद से एकनाथ शिंदे का पत्र जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को भेज भी दिया है। हालांकि वो भी मान्य नहीं होगा क्योंकि उस पर केवल 22 विधायकों को दस्तखत करने होंगे। मतलब बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है और जो 2/3 बहुमत चाहिए। देखिए एकनाथ शिंदे के सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं। जो 10 शेड्यूल है वो समय चला गया है जब 1/3 लोग निकलकर अलग गुट बना लेते थे, मर्ज कर जाते थे। अभी जो टाइम चल रहा है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल की बात की गई है, उसके मुताबिक किसी भी दल में टूट के लिए 2/3 सदस्यों का साथ होना आवश्यक है। तो एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 सदस्य हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। 2/3 सदस्य अगर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते हैं, अलग गुट नहीं बना सकते हैं। वो पुराना नियम था, वो पुरानी बात थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान से संशोधन करके बदल दिया है। अब जो कंडीशन है उसमें ये अलग हुए गुट के सामने एक ही विकल्प बचता है, मात्र एक विकल्प, कि वो किसी और दल में अपने गुट का विलय कर दें। तो एकनाथ शिंदे के सामने वही विकल्प है कि वो 2/3 जितने भी सदस्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। दूसरे विकल्प की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें एकनाथ शिंदे हैं क्या। वो ठाणे बोंबिवली के सबसे कद्दावर नेता हैं शिवसेना के। एकनाथ शिंदे ठाणे के जो सबसे मजबूत शिवसेना के नेता थे, आनंद, जिनके बारे में कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना के नंबर 2 के नेता हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, सबसे मजबूत शिव सैनिक हैं, उनके शिष्य हैं। उनकी जब मौत हुई तो ये कहा गया उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे ने वो जगह भर दी है। इस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद शिव सैनिकों में सबसे ज़्यादा यदि किसी की सुनी जाती है तो वो एकनाथ शिंदे ही हैं। जो स्थिति अब बदल गई है, अब एकनाथ शिंदे की सुनने के लिए विधायक पहले से ज़्यादा तैयार हैं, जो 2.5 साल पहले नहीं थे।
2.5 साल पहले भी ये सरकार ना बन पाती यदि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े ना होते मजबूती के साथ। उस सरकार को बनने में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा मामला केवल ठाणे और डोंबिवली का नहीं है, ये जो मामला है महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, धुलेन, नंदुरबार, इन सभी ऐसी बहुत सारी जगह, अहमदनगर जैसे जिलों में एकनाथ शिंदे का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बोलबाला जिसे कहते हैं। शिवसैनिक उनके कहने से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। शिवसेना में जितने मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे की बात सुनते हैं। उसी एकनाथ शिंदे को पिछले 2.5 सालों से उद्धव ठाकरे ने लगातार अपमानित किया है, लगातार उनको हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल के बंटवारे में हुई, उसके बाद उनको जब मंत्रालय मिला उसके कामकाज में दखलंदाजी, काम नहीं करने देना और बार बार टोकना। और एकनाथ शिंदे ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी। वो अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों के एडमिशन से लेकर, उनके इलाज से लेकर, उनके बेटियों की शादी से लेकर, उनकी नौकरी से लेकर घर को चलाने जैसे मामलों में हर समय तत्पर रहते हैं, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं शिव सैनिकों की। तो ऐसे नेता को अपमानित किससे कराया? उद्धव ठाकरे ने खुद तो किया ही। हालांकि इस घटना की जो महाराष्ट्र के लोग तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, जब सिंधिया के समर्थक विधायक चले गए थे कर्नाटक और बीजेपी तब भी सामने नहीं आ रही थी, उसका कहना था कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है। इसी तरह से शिवसेना की इस बगावत ने भी बीजेपी बाहर खड़ी है, बाहर से ही तमाशा देख रही है। हालांकि मिली हुई है, इसमें दो राय नहीं है। सब कुछ बीजेपी की हेल्प से हो रहा है, बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी की रणनीति के हिसाब से हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश जैसा ऑपरेशन नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। दूसरा विकल्प है एकनाथ शिंदे के सामने, यदि अपनी पार्टी को वे अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, वो है शिवसेना पर कब्जा करना। वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बार बार कह रहे हैं हम असली शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब ठाकरे के लोग हैं, हम हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। वो उद्धव ठाकरे की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपने सत्ता के लिए सब कुछ किया, समझौते किए हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उद्धव ठाकरे की चिंता इस समय सरकार बचाने की नहीं है। उनको मालूम है कि सरकार जा चुकी है, ये पास्ट टेंस में है सरकार, तो इसके बचने की दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है। उद्धव ठाकरे के सामने अपनी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना को बचाने की। अभी जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं। वो ये एक दावा करना चाहते हैं। आप देखिए कुछ दिनों में जब चुनाव इलेक्शन कमीशन में, पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे और नीड हुई तो अदालत में भी असली शिवसेना हम हैं। चुनाव आयोग हमें मान्यता दे शिवसेना के रूप में, शिवसेना का सिंबल हमें मिले। इस लड़ाई में होगा ये कि यदि एकनाथ शिंदे ऐसा करते हैं तो ये सिंबल जो होगा शिवसेना का, ये फ्रीज हो जाएगा, दोनों को नए नए सिंबल मिल जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास बचेगा क्या? अब आप कहेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? अतीत में इसके 2 उदाहरण हैं जब ऐसा हुआ है, जब पार्टी से किसी को निकाला गया है या पार्टी से कोई अलग हुआ है और उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, साबित कर दिया कि असली पार्टी वही है। पहले इंसिडेंस है इंदिरा गांधी का, जब 1969 में निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। तब उन्होंने स्प्लिट किया था पार्टी को और ये दावा किया था असली कांग्रेस वो है। इसके लिए लंबा केस चला, मुकदमा चला अदालत में। आखिर में चुनाव आयोग में भी और जनता की अदालत में भी साबित हुआ कि असली कांग्रेस जो है वही है जिसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी हैं। तो ये एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण है जो परिवार के अंदर का है, वो है आंध्र प्रदेश का। एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी उन्होंने बनाई थी, तेलुगु प्राइड के नाम पर बनाई थी, जिन्हें मिड्डा का नारा देकर बनाई गई थी। जो इंदिरा गांधी ने तेलुगु लोगों का अपमान किया था उसके जवाब में बनाई गई थी। वो पार्टी पहले ही अपनी कोशिश में सत्ता में आ गई थी। जब एनटी रामाराव का स्वास्थ्य खराब हुआ, जब उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी, पार्टी का काम उस समय
देख रहे थे उनके दामाद एन चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने उस समय पार्टी पर कब्जा कर लिया था और उनकी मौत के बाद ये कोशिश भी हुई थी। मौत से पहले भी एनटी रामाराव कोशिश कर रहे थे कि अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती उन्हें पार्टी की विरासत सौंप दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और वही पार्टी बनाई। ये दो उदाहरण हैं अतीत में। उसी और जो मेरा अपना ओपिनियन, जो मेरे व्यूज़ हैं अभी तक के घटनाक्रम के हिसाब से, ये लग रहा है जो एकनाथ शिंदे का बयान है, जिस तरीके से बीजेपी शामिल होते हुए भी अपने आप को अलग रखे हुए हैं, उस सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह का जो एजेंडा है वो इस सरकार को गिराना नहीं था। मैं फिर बता रही हूँ कि आप सब मान रहे थे कल तक भी कि उनका एजेंडा था सरकार को गिराना, बीजेपी की सरकार बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि शिवसेना ने जो किया है उसका सबक उसको सिखाया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने जो धोखाधड़ी की, जिस तरीके से इतने लंबे पारिवारिक संबंध होने का लिहाज नहीं किया, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अपने नेताओं से गाली दिलवाई है, उस सब के बाद उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं रहनी चाहिए। ये लक्ष्य था एकनाथ शिंदे का, उसी ओर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। वरना उनके पास 2/3 बहुमत है, वो अभी अपने विधायकों की बैठक करते, प्रस्ताव पास करते, हम बीजेपी में विलय होना चाहते हैं, अपने धड़े का विलय करना चाहते हैं, बात खत्म, गवर्नर के पास जाते और बीजेपी और वो मिलकर दावा करते कि ये उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई, हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों का मकसद है शिवसेना पर कब्जा करना। एकनाथ शिंदे को ये बात समझ में आ गई है कि पार्टी चलाना, संगठन चलाना उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है। सरकार तो वो चला ही नहीं पा रहे हैं, संगठन भी नहीं चला पा रहे हैं, न चला पा रहे हैं। ये साबित करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह सब मिलके। उसी ओर ये सारा जो घटनाक्रम है वो बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे, इसमें अभी शंका है। जिस तरीके से भाषा बदली है उद्धव ठाकरे, उनके साथियों की, संजय राउत हो या दूसरे नेता हो, आपको आदित्य ठाकरे बोलते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वो अपनी खोल में वापस लौट गए हैं। उनको समझ आ गया है कि उनकी औकात क्या है। उद्धव ठाकरे का पुत्र होने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है। और गुवाहाटी में जो विधायक है उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे और एक और विधायक, 2 विधायकों को छोड़कर शिवसेना के सारे विधायक उनके साथ हैं। तो मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। इसको एक बार थोड़ा सेटल होगा, 4-6 दिन में तो पता लगेगा। उसके बाद शिवसेना के संसदीय दल में भी फूट पड़ने वाली है। संसदीय दल का बड़ा हिस्सा यानी कि 2/3 टूटेगा। या तो वो एकनाथ शिंदे, अगर वो पार्टी पर कब्जा करते हैं, उनके साथ जाएगा, नहीं तो वो बीजेपी के साथ होगा। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समाप्त करने का जो अभियान है, ये अभियान है एक तरीके का। ये केवल सरकार गिराने या बनाने की बात नहीं है। इसको इसी रूप से नहीं देखना चाहिए। आगे घटना क्या मोड़ लेती है, किस तरीके का घटनाक्रम होता है, क्योंकि मामला केवल विधायक और सांसदों तक नहीं रहेगा। यदि वो कब्जा करना चाहते हैं तो संगठनों पर कब्जा होना जरूरी है। चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि राज्य इकाई, जो जिला इकाई, जो ब्लॉक लेवल की इकाई है, वो आधे से ज़्यादा उनके साथ हों। वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ और ये 2/3 वाला ये फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है। वहाँ आधे से ज़्यादा होना चाहिए, 50% + 1 होना चाहिए। तो अगर एकनाथ शिंदे को कब्जा करना है शिवसेना पर, पूरी शिवसेना पर, तो ये पूरी स्प्लिट जो है वो उन्हें करना होगा और उसका बड़ा धड़ा अपने साथ रखना पड़ेगा, तब जाकर कब्जा होगा। ये इतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, आने वाला समय होगा। लेकिन शिवसेना में पिछले 2.5 साल से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का रास्ता छोड़ दिया है, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है। उन लोगों के साथ चले गए, उन शक्तियों के साथ चले गए जिनका बाला साहब अपने पूरे जीवन काल में विरोध करते रहे, जिनके विरोध पर उनकी राजनीति चलती रही। अब वो उन्हीं के साथ चले गए, उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने ये सोचा नहीं कि आगे जाके क्या होगा। भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, सिर्फ इतना सोचा कि मैं कैसे सीएम बनूं।
मुख्यमंत्री बन भी गए, इतनी इच्छा उनकी पूरी हो गई और शायद ही आखिरी बार ही उनकी इच्छा थी। अब क्या क्या कीमत उन्होंने देकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बाला साहब ठाकरे के कदमों के विरुद्ध ही चले हैं, जितने भी दिन सरकार में रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार।